अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निदा अहमद। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में लेकर आई हूं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में। गेहूं की फसल में बाली अवस्था पर किए जाने वाले जरूरी प्रबंधन, पॉली हाउस में लगी कार्नेशन की फसल में किए जाने वाले जरूरी कार्य, प्रदेश के जो किसान बीज उत्पादन के उद्देश्य से गेहूं की खेती कर रहे हैं, उनके लिए इस समय फसल की विशेष देखरेख करना जरूरी होता है, क्योंकि इस समय गेहूं की फसल बाली अवस्था पर होती है और इस अवस्था पर रोग और कीटों का प्रकोप होने पर बाली में दाने कमजोर हो जाते हैं, जिससे कि बीज की क्वालिटी खराब हो जाती है। इसलिए गेहूं के अच्छे बीज के लिए किन किन कार्यों को करना जरूरी है, आइए जानते हैं कृषि अनुसंधान केंद्र जिला पटना के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर राजेश कुमार से। सबसे पहले आप गेहूं की बीज उत्पादन के लिए बीज जो है आप सही सोर्स से ले, प्रमाणिक सोर्स से ले। बीज में किसी प्रकार की मिलावट ना हो, इस बात का आप ध्यान रखें। बीज उत्पादन के लिए लगी गेहूं की फसल इस समय बाली अवस्था पर है। इस समय किसान अपने खेतों का सतत निरीक्षण करें और खड़ी फसल में दूसरी प्रजातियों के पौधे या मुख्य फसल से अलग दिखने वाले पौधे को निकालकर नष्ट कर दें। अन्यथा कटाई के समय इनके बीज गेहूं के बीज के साथ मिल जाएंगे, जिससे बीज की क्वालिटी खराब हो जाती है। आप ये ध्यान रखें कि आपकी फसल में जो अवांछित पौधे हैं, यानी अनडिजायरेबल, जो पौधे उसे अलग दिखाई दे, एक समान न हो, उसे समुचित रूप से बाहर उखाड़ के फेंक देना चाहिए। इसके साथ साथ आप किसान बंधुओं को ध्यान रखना चाहिए कि जो उनकी पौधे हैं वो स्वस्थ हैं, उसमें किसी प्रकार की बीमारी, कीड़े मकोड़े का प्रकोप न हो। इस समय गेहूं की फसल में बाली में दाना बन रहा है और फसल की इस अवस्था में पौधे को नमी नहीं देनी चाहिए, अन्यथा बाली में बन रहे दाने छोटे और सिकुड़े हुए रह जाएंगे, जिससे बीजों की क्वालिटी तो खराब होगी ही, साथ ही अगले वर्ष जब इस प्रकार के बीजों को बोया जाएगा तो इनका अंकुरण भी ठीक प्रकार से नहीं होगा। इसीलिए फसल में कब और कितनी मात्रा में सिंचाई दें, आइए जानते हैं। किसान बंधु को अपनी भूमि में पर्याप्त मात्रा में नमी को बनाए रखना चाहिए। इसके लिए आवश्यक है कि वो सिंचाई करते रहें। 4 से 5 सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है, परंतु किसान बंधु को इसमें अधिक सिंचाई नहीं करनी चाहिए। इससे जो है समय पर पौधे तैयार नहीं होंगे और स्वच्छ दाने बनने में प्रॉब्लम होगा। गेहूं की फसल में इस अवस्था में आभासी कंडवा रोग का प्रकोप अधिक होता है। इस रोग में बाली काली पड़ने लगती है, साथ ही बाली में बन रहा दाना भी काला हो जाता है। इतना ही नहीं, जब रोग उग्रता बढ़ जाती है तब रोग ग्रसित पौधे की बालियों में से एक काले रंग का पाउडर निकलने लगता है, जो कि हवा में उड़कर दूसरे स्वस्थ पौधों को भी रोग ग्रसित कर देता है। इस रोग की रोकथाम के लिए रोग ग्रसित बालियों को सावधानी पूर्वक पॉलिथीन में तोड़कर खेत के बाहर जाकर नष्ट कर दे। साथ ही सुरक्षा के लिहाज से 2 ग्राम मैंकोजेब दवा का प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर फसल पर छिड़काव करें। फसल तैयार होने के बाद इसकी कटाई, गहाई और भंडारण के समय भी सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि इससे बीजों की क्वालिटी पर प्रभाव पड़ता है।
तो इसकी कटाई गहाई करते समय किन किन बातों का ध्यान दें, आइए जानते हैं। हमेशा अपने खेत को वो अपने ध्यान में रहकर उसकी देखभाल करते रहें, देखते रहें कि क्या इसमें किसी प्रकार की बीमारी लग रही है, भूमि में नमी है कि नहीं, दूसरे किस्म के पौधे हैं, और इसके जब सही समय आए तो भी आपको किसान बंधु को खेत की कटाई करनी चाहिए। कटाई समय यह ध्यान रखना चाहिए कि भूमि में अधिक नमी नहीं हो। इसके बाद ये देखना होगा कि जो फसल है दाने अच्छी तरह से पक के तैयार हो गए हों। जब तोड़ने के बाद से अगर देखा जाता है कि जब समय आएगी ये पक कर तैयार होगा, तो अगर आप गेहूं की पौधे को ऊपर से बाली को तोड़ेंगे तो कट की आवाज़ आएगी। तो ये समझना चाहिए कि जो है फसल तैयार हो गई है, इसकी कटाई कीजिए। कटाई करने के बाद किसान बंधु को इसको दूसरे किसी भी फसल जो या बीज लगी हुई है उसके पास नहीं रखना चाहिए। इसे अलग रह करके इसके बढ़िया से थ्रेसिंग करना चाहिए। इसके साथ साथ इसका पैकिंग करना चाहिए। इसमें पर्याप्त मात्रा में जो नमी है उसको देखना होगा। उसमें अगर ड्राइंग करने की आवश्यकता हो सकती है वो ड्राइंग कर ले, और इसको अच्छी तरह से पैक करके और तब इसको भंडारित किया जा सकता है। और अगले बार आप जिसमें भी किसान बंधु इसके बीज उत्पादन के रूप में दे सकते हैं या खुद इस्तेमाल कर सकते हैं। इस प्रकार किसान भाइयों, इन प्रबंधों को अपनाकर आप गेहूं की फसल से अच्छी क्वालिटी के बीज प्राप्त कर सकते हैं। तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे है महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। पॉली हाउस में कार्नेशन फूल की खेती करके प्रदेश के कुछ किसान अच्छा मुनाफा हासिल कर रहे हैं, लेकिन इस खेती से अधिक लाभ हासिल करने के लिए कुछ वैज्ञानिक बिंदुओं को ध्यान में रखना जरूरी है। वो कौन कौन से आवश्यक कार्य हैं, आइए जानते हैं एक प्रगतिशील किसान दिनेश कुमार से। मेरा नाम दिनेश कुमार अत्री है और मैं सिरमौर जिला का रहने वाला हूँ। और मैंने जो है 2 साल पहले ये कार्नेशन की खेती शुरू की। सफल उत्पादन के लिए मिट्टी का चुनाव सबसे महत्वपूर्ण है। इसके लिए मिट्टी पोषण युक्त उर्वर मिट्टी जिसका पीएच मान 6 से 7 के बीच हो वह सर्वोत्तम होती है। बेड के लिए यदि चिकनी मिट्टी है तो मिट्टी 55%, बालू 15%, कंपोस्ट 30% तथा धान की भूसी 4 किलो प्रति वर्ग मीटर दर होना चाहिए। यदि दोमट मिट्टी है तो मिट्टी 55%, बालू 10%, कंपोस्ट 30% तथा धान की भूसी 2.5 किलो प्रति वर्ग मीटर दर होना चाहिए। जहाँ तक खाद उर्वरकों की उपयोग की बात है तो बेड तैयार होने के बाद बेसल उर्वरक रूप में सिंगल सुपर फास्फेट 2.5 किलोग्राम मैग्नीशियम सल्फेट, आधा किलोग्राम बायोजाइम ग्रेन्यूल्स, 200 ग्राम ह्यूमिगार्ड ग्रेन्यूल्स 200 ग्राम प्रति 10 वर्ग मीटर की दर से बेड के ऊपर की सतह में मिला देना। हमने जब बेड तैयार कर दिया तो 1 फीट ऊंचा इसे बेड तैयार करना पड़ता है। इसमें गोबर खादें मिला के बिल्कुल रेडी कर दिया जाता है। इसके पश्चात इसको जो है पानी से पूरी तरह से भिगो दिया जाता है ऊपर से, ताकि वो कप जो है पौधा जो है सीधा उसमें लगाया जा सके। और उस पौधे के लगाने के ठीक लगभग 1 महीने बाद जो है पौधा ग्रोथ लेनी शुरू कर देता है। इसके पश्चात मैंने क्या किया कि इसके पश्चात जो है ना ये नेट लगाना शुरू कर दिया, ताकि जैसे ही पौधा ग्रोथ लेता है, अगर पहला नेट जो है 6 इंच पे लगता है, 6 इंच के बाद जो है पौधा जैसे ही ग्रोथ लेगा तो ताकि सीधा चले, इसलिए जो है नेट लगाया जाता है। और इसके पश्चात जैसे जैसे बढ़ता रहेगा इसके बाद दूसरा 10 इंच पे दूसरा नेट, इसके पश्चात फिर बढ़ेगा, फिर उसके बाद तीसरा नेट। इस तरह से जो हम जो है, और इसको साइडों में जो है GI पाइप लगाए हैं हमने मोटे, ताकि ये मुड़े ना।
और इसको जो है सीमेंट कंक्रीट में लगाया जाता है ताकि ये मुड़े ना। और इसमें जब ये जो हम नेटिंग करते हैं उस समय जो इसमें जोर पड़ता है, इसको टाइट रखना पड़ता है ताकि पौधा हमारा सीधा चले। नेटिंग जो है सीधी रखने के लिए बीच में हमने जो है बम्बू के पोल लगाए हैं। इसमें जो है कुछ इसको सीधा रखने के लिए जो है और भी कुछ इसका प्रावधान किया गया है ताकि ये सीधा रहे। और सीधा रहने से जो है हमारी स्टिकें बिल्कुल सीधी आएगी और उसके जितना अच्छी सीधी और हमारी स्टिक होगी फूल उतना अच्छा होगा, और हमारी स्टिक मोटी होगी तो हमारे को उतना अच्छा रेट मिलेगा। इसलिए इसमें बड़ी सावधानी बरती जाती है। हमने जो इसमें प्लांटिंग कार्नेशन की मार्च महीने में शुरू की थी और उसके लगभग 1 महीने बाद जो है पौधे ने ग्रोथ लेनी शुरू कर दी। और लगभग जो हमने उसके बाद जो है नेटिंग लगानी शुरू करनी पड़ती है। इसमें नेटिंग हमने लगाई है जो कि लगभग 4 नेट जो है, पहला नेट हमने 6 इंच पे लगाया, दूसरा 10 पे, तीसरा भी 10 पे और चौथा भी 10 इंच पे लगाया है ताकि जो हमारी जो पौधा है जो बिल्कुल स्ट्रेट चले और क्रॉप अच्छी आए। तो इसके पश्चात इसमें कई बार जो है ये एक तेला जिसे होता है वो लग जाता है, उसके लिए भी हम स्प्रे वगैरह करते हैं। और उसके बाद माइट जो है गर्म एरिया होने के कारण माइट जो है बहुत ज़्यादा पकड़ता है इसमें, तो हमने माइट के लिए भी इसमें स्प्रे वगैरह करते रहते हैं। हम जैसे जैसे हमें प्रॉब्लम नज़र आती है वैसे हम इसमें स्प्रे करते हैं। जो इसमें हमने माइट के लिए जो स्प्रे करते हैं, माइटेक्स भी आती है और ओ माइट भी आती है और सिम्बा जो इसमें बड़ी अच्छी कार कर रही है हमारी, उससे जो है जल्दी जो है वो कीट जो है मर जाते हैं। जैसे ही मेरी ये फसल तैयार हो गई तो इसके पश्चात थोड़ी सावधानी मैंने ये भी रखी कि जैसे सर्दियों का टाइम होता है तो इसे जैसे ही 9 बजते हैं धूप लगती है तो इसको जो है कर्टन जो हम इसके जो है खोल देते हैं ताकि इसमें हवा और धूप अंदर लगे। और जैसे ही शाम 5 होती है, सर्दी हो जाती है, उस समय जो है कर्टन को हमें बंद करना पड़ता है ताकि इसको एक सही इसका सही क्लाइमेट बना रहे। तो एक ठीक गर्मी जो इसे चाहिए 28 से 30 टेम्परेचर जो चाहिए वो उसको ताकि बना रहे। तो सर ठीक 4 महीने बाद जब ये हमारी क्रॉप तैयार हो जाती है तो हम जो है इसको काटने के लिए लगभग ब्रश कटिंग जिसे कहते हैं, आधा फूल खिला होता है, ब्रश कटिंग इसकी की जाती है। और उसका काटने के लिए लगभग नीचे से 3 गांठें इसकी छोड़नी पड़ती है ताकि उसमें से दोबारा शूट आए। हमें इसको अंधेरे कमरे में रखना होता है ताकि इसको कोई फ़र्क ना पड़े। तो उसके पश्चात जैसे ही हमें ट्रांसफर 4-5 दिन तक जो हम इसे रोक भी सकते हैं। आजकल रोकते हैं हम सर्दी में जो है आजकल लगभग सप्ताह में 1 बार हमारी गाड़ी आती है। 1 इंच गैप में 8 फूल पीछे और 1 इंच से आगे 12 फूल लगते हैं। उसको जो अच्छे से सेट किया जाता है कि बराबर और अच्छा दे, तभी जो हमें अच्छा रेट मिलता है। तो कुल देखें तो 4 से 5 लाख रुपए हमारे नेट प्रॉफिट हमारा 1 साल में इसमें आता है। हमारे राज्य के जिन बागवान भाइयों के पास नींबू के फलदार बाग हैं, वो इस समय इन फल बागों का प्रबंधन अच्छी तरह करेंगे, तभी आगे आने वाले समय में अच्छी पलट हासिल होगी। तो नींबू के फल बागों में इस समय कौन कौन से प्रबंधन उपायों को करना जरूरी है, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं एक वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर एस.के. पांडे। किसान भाई जो नींबू उगा रहे हैं, नींबू के बगीचे हैं, अब नींबू के बगीचे में इस बार काफी देर से फूल आए हैं और फल लगना शुरू हो गए हैं। कुछ फल वृद्धि कर रहे हैं जो कि मटर के आकार के होने जा रहे हैं। तो यह समय है किसान भाइयों को कि बगीचे की देखरेख अच्छी तरह से करें। नींबू के बाग में कई तरह के खरपतवार भी उगाते हैं जो कि नींबू के पौधों के साथ पोषक तत्व तथा पानी के लिए प्रतिस्पर्धा तो करते ही हैं, साथ ही साथ कीट और रोगों को भी बढ़ावा देते हैं। इसलिए आप नींबू के बाग में निराई गुड़ाई कर बाग को खरपतवारों से मुक्त रखें, जिससे आपको नींबू के फलों का अधिक उत्पादन मिल सके। इसके अलावा नींबू के बाग में सिंचाई प्रबंधन कैसा करना है, आइए जानते हैं। कि जो पानी देने का क्रम है वो 7 से 8 दिन, क्योंकि अब गर्मी आ रही तो 7 से 8 दिन का अंतराल पर्याप्त होता है। और यह जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी यह अंतराल 5 से 6 दिन का किसान भाइयों को करना होगा। नींबू के बाग से गुणवत्ता युक्त अधिक फल प्राप्त करने के लिए बाग में पोषक तत्व प्रबंधन करना भी जरूरी होता है। और आप कौन कौन से पोषक तत्वों का प्रयोग कब और किस तरह से करें, इसकी जानकारी कुछ इस प्रकार से है। पोषक तत्व होते हैं फल लगने के पश्चात देने होते हैं, जिनसे फलों की वृद्धि और विकास निरंतर होता रहता है। तो जो मात्रा
पौधे की उम्र के हिसाब से तय की गई है, उस मात्रा को भी किसान भाई इन फलों की वृद्धि और विकास के लिए दे सकते हैं। तो स्फुर, नत्रजन, पोटास के अलावा हमारे जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जिनको हम बोलते हैं, सूक्ष्म तत्व बोलते हैं, इनकी भी नींबू वर्गीय पौधों को बहुत आवश्यकता होती है। बोरान है, जैसे जिंक है, कापर है, तो इस तरह के जो हमारे सूक्ष्म तत्व हैं, इनकी भी पूर्ति किसान भाई पत्तियों में छिड़काव के द्वारा कर सकते हैं। मैं यहाँ सलाह देना चाहूंगा किसान भाइयों को कि सूक्ष्म तत्वों का प्रयोग मिट्टी में ना देके पत्तियों पे छिड़काव करके पर्ण छिड़काव द्वारा देने पे ज्यादा उसका फायदा होता है और कम मात्रा में हमको उन तत्वों की आवश्यकता होती, तो इस प्रकार खर्च कम लगता है। साथ ही साथ कुछ ऐसे रोग हैं नींबू में कि जिन रोगों के कारण विशेष रूप से कागजी नींबू जो होता है उसमें सबसे ज्यादा नुकसान हमारा कैंकर नामक बीमारी से होता है। तो यह बैक्टीरिया जनित बीमारी है। तो जो पत्ती पर देखेंगे किसान भाई दाग आ जाते, भूरे धब्बे आ जाते हैं, खुरदरे होते हैं, ऐसे ही धब्बे फलों पे आ जाते, तो जिससे बाजार में उनकी कीमत अच्छी नहीं मिलती किसान भाइयों को। साथ ही साथ फलों की वृद्धि भी प्रभावित होती है और फल अच्छी तरह से वृद्धि नहीं कर पाते। इसके नियंत्रण के लिए किसान भाइयों को चाहिए कि स्ट्रेप्टोसाइक्लिन सल्फेट आता है या स्ट्रेप्टोमाइसिन आता है, वैसे 100 ppm पर्याप्त है। इस प्रकार का सांद्रण तैयार करें और छिड़काव 2 से 3 छिड़काव अवश्य करें। यह छिड़काव का अंतराल 15 दिन कम से कम होना चाहिए ताकि कैंकर नामक बीमारी को रोका जा सके। तो किसान भाई इस प्रकार से अगर पोषक तत्व और कीट और बीमारी का नियंत्रण कर लें तो नींबू की भरपूर उत्पादन लिया जा सकता है। आगे और भी है कुछ रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर टिकी है आपकी खेती बाड़ी, इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा भारत सरकार, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय कांके रांची एवं राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान के आधार पर किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि आलू की फसल के बाद खेत खाली होने पर जिन किसान भाइयों के पास सिंचाई की सुविधा सीमित है वे मूंग एवं उड़द की बुआई कर सकते हैं। इसके लिए उन्नत किस्में इस प्रकार से हैं। बसंतकालीन मक्के की बुआई हेतु उपयुक्त समय है। इसके लिए उन्नत किस्में इस प्रकार से हैं। बढ़ते हुए तापमान को देखते हुए सब्जियों की लगी हुई फसल जैसे चना, मटर, टमाटर, बैगन, पत्ता गोभी आदि में नमी की मात्रा को देखते हुए हल्की सिंचाई करें। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए कृषि से जुड़े प्रश्नों में से एक या फिर दो महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है जिला रांची के कृषक रामस्वरूप माझी ने। इनकी भिंडी की फसल में कुछ कीटों का प्रकोप देखने में आ रहा है, यह इनके नियंत्रण पर जानकारी चाहते हैं। तो रामस्वरूप माझी जी, आपकी जानकारी हेतु प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। भिंडी एक बहुत ही कॉमर्शियल आर्थिक महत्व की फसल है। इसमें कीट और रोगों की जहाँ तक बात है, इसमें काफ़ी प्रकोप होता है कीटों का और बीमारियों का। सबसे पहले बात करते हैं अपन हरा तेला का या जेसिड जो लगता है।
ये एक हरे रंग का हानिकारक कीट होता है जिसकी पीठ के पिछले भाग पर काले धब्बे पाए जाते हैं तथा इसकी शिशु तथा प्रौढ़ दोनों पत्तियों तथा नर्म भागों से रस चूसते हैं। इसके फलस्वरूप पत्तियां पीली पड़कर मुड़ जाती हैं और झुलसी हुई दिखाई देती हैं। तो किसान भाई कैसे करें इस कीट का नियंत्रण? इसके लिए हम मिथाइल डाइमेथोइड या डाइमेथोइड जो आता है उसका इस्तेमाल करें। 1 ml दवा 1 लीटर पानी में डाल करके 1 हेक्टेयर भूमि में लगभग 550 से 600 लीटर पानी का इस्तेमाल करें। इसके साथ साथ में किसान भाइयों, इसमें जो प्रमुख कीट लगता है वो है सफेद मक्खी। सफेद मक्खी छोटे छोटे रंग का सफेद रंग का एक कीट होता है और ये पत्तियों का रस चूसता है। इसके साथ साथ में एक बीमारी जो वायरस से फैलती है, पत्तियां मोड़ने वाली, वो ये स्थानांतरित करता है। इसके लिए इमिडाक्लोरोपिड 5 ml प्रति 15 लीटर पानी में डाल करके आप छिड़काव करें और करीबन 7 दिन के बाद में इसको दोहराएं। राज्य के विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। अच्छी बढ़वार हेतु मक्के की फसल में किए जाने वाले जरूरी कार्य। मिर्च की फसल की अच्छी बढ़वार हेतु आवश्यक कार्य। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ईटीवी बिहार, झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है annadatabihar@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180010845999 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को आप दीजिए इजाजत। कल फिर इसी समय आपसे होगी मुलाकात कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।